बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं और आगे उनकी इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है इन डिफरेंट फिनोमिनास ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो उनमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पढ़ा, हमने जनरलाइजेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ पढ़ा, हमने मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने वेव इक्वेशन पढ़ी और वो जो जनरल वेव इक्वेशन हमने ड्राइव की थी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, दैट वाज डेल स्क्वायर ई माइनस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर माइनस जी म्यू पार्शियल ई बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेव इक्वेशन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोनोक्रोमेटिक वेव्स। मोनो मतलब सिंगल, एक क्रोमेटिक मीन कलर। क्रोमेटिक ये इसका मतलब है कलर, सिंगल कलर। अब कलर क्या होता है? कलर एक वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं रेड कलर, उसका मतलब 630 नैनोमीटर वेवलेंथ। अगर मैं कहता हूं ब्लू कलर तो वो 420, 450, 430 इस रेंज में वेवलेंथ है। ग्रीन कहता हूं 530 के रेंज में वो वेवलेंथ है। तो कलर का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी का। अगर जो वेवलेंथ एक है तो फ्रीक्वेंसी भी एक ही रहेगी। C इक्वल टू एफ लैम्डा एक बड़ा वेल नोन रिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। C इसमें क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अगर आपके पास वेवलेंथ गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर, सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ये हमारे पास लाइट की वेव्स आ रही हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन ये मोनोक्रोमेटिक वेव्स नहीं है। इसके अंदर मोर देन वन वेवलेंथ्स इन्वॉल्व है। इसका अगर स्पेक्ट्रम स्टडी करें तो आपके पास हो सकता है इसमें रेड प्रोमिनेंट हो या ग्रीन प्रोमिनेंट हो। अगर इसका फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमम देखें तो आपको इसका स्पेक्ट्रम पूरा एक पूरी बैंडविड्थ पता लग जाएगी, क्या है इसकी रेंज, क्या है बैंडविड्थ की। लेकिन अगर आप लेजर की बात करें तो जो लेजर का कलर होता है, लेजर की लाइट होती है, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट होती है। मतलब अगर रेड कलर की लेजर है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कलर की, वो रेड कलर की होगी। बाकी कलर्स की इंटेंसिटी बहुत कम होगी बाकी वेवलेंथ्स की इमिट हो रही होगी, लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ उसमें इमिट हो रही है वो रेड होगी। वो मोनोक्रोमेटिक वेव कहलाई जा सकती है। तो मोनोक्रोमेटिक वेव्स आर वेव्स इन विच ऑल ऑफ द फील्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये वो वेव्स होती हैं जिसमें आप तमाम की तमाम वेवलेंथ्स को एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सन से जो वेव्स आ रही होती हैं ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव्स नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स हो सकती है। इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, विजिबल भी होती है। और आपको पता है विजिबल जो कलर्स की वेवलेंथ रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। और 400 नैनोमीटर से जो नीचे वेवलेंथ्स हैं वो अल्ट्रावायलेट है। 0 से लेके या 1 से लेके अगर आप 400 नैनोमीटर तक वेवलेंथ कहें तो वो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स हैं और वो हाई एनर्जी वेवलेंथ है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और 700 नैनोमीटर से जो अबव है, बियॉन्ड द 700 नैनोमीटर वेवलेंथ्स हैं, वो इंफ्रारेड वेवलेंथ्स कहलाती हैं। और उससे आगे चलेंगे तो फार इंफ्रारेड एंड सो ऑन। तो मोनोक्रोमेटिक दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल फ्रीक्वेंसी and the time independence of the field is taken to be as exponential minus delta omega t। अब ये जो मोनोक्रोमेटिक वेव है जब ये ट्रेवल करती है या जब प्रोपोगेट करती है, जब ये जनरेट होती है और इसका बिहेवियर
इसका जो इसका फंक्शन है, जो इसकी फॉर्मेशन है, वो होती है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ये एक्सप्लेन होती है। आयोटा आपको पता है फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है। टी क्या है? उसका टाइम पीरियड, उसका टाइम है। तो फिर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द फॉर्म ऑफ फॉर द मोनोक्रोमेटिक वेव किस तरह लिख सकते हैं? E of RT is equal to E of R exponential minus अल्फा ओमेगा टी। मतलब क्या है? R डिस्प्लेसमेंट, T टाइम। कुछ टाइम गुजरने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या मोनोक्रोमेटिक वेव डिस्प्लेसमेंट R कवर करके पोजीशन पे चली जाती है, तो उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी होगी? E of R जो जीरो पे पोजीशन पे थी जब ये जनरेट हुई, जब ये प्रोपगेट हुई, जब ये प्रोड्यूस हुई, उस वक्त जो थी वैल्यू इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी। मतलब डिक्रीज्ड वैल्यू होगी उस वक्त पे। E of R इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, E of RT इसकी डिक्रीजिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, और ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, और वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। It must be remembered that the physical electric field is obtained by taking the real part of the equation number 1. क्या हमने यही कहा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब जहां पे आयोटा आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब आप एक्सपेंड करें तो दो फंक्शन आते हैं, कॉस फंक्शन आता है और एक साइन फंक्शन आता है, यानी कॉस प्लस आयोटा साइन। तो जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो वो आप इसका क्या करेंगे? कॉस फंक्शन, ये रियल पार्ट लेंगे। कॉस रियल पार्ट होता है, प्लस आयोटा साइन, साइन इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को जब आप कंसीडर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मीन E of R is general complex, यानी इन जनरल E of R complex होगा, so that the actual electric field is proportional to cos of omega t plus phi। जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगा? रियल पार्ट से लिया जाएगा, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रियल पार्ट के। रियल पार्ट क्या है? cos of omega t plus phi। ये एक्सपोनेंशियल अल्फा ओमेगा टी है ना, इसको खोलेंगे तो cos ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा। ओमेगा टी इसमें क्या है? थीटा है, एंगल है, फेज है, और यहां पे वो क्या होगा? cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फाई उसका फेज है, क्या है? फेज है इसका मोनोक्रोमेटिक वेव का, और इसका मोनोक्रोमेटिक का वेव का फेज भी सेम एक सिंगल ही होता है। फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है और डायरेक्शन भी सेम होती, सिंगल होती है, और इसका फेज भी सेम होता है। The wave equation is given by, ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले हम पढ़ भी चुके हैं, del square E minus epsilon mu partial square E by partial t square minus g mu partial E by partial t is equal to 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम क्या करेंगे? ये E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। E की वैल्यू हमारे पास क्या है? E of R एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी। ये वैल्यू उठा के इस E की जगह लिखेंगे, इस E की जगह लिखेंगे, इस E की जगह लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर E की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा E एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी माइनस एप्सिलॉन म्यू, उसी तरह ये आगे पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर आ गया, आगे E की जगह फिर ये वैल्यू पुट कर दी, E of R एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी माइनस जी म्यू, उसी तरह ये आ गया, पार्शियल बाय पार्शियल टी भी आ गया, फिर E की वैल्यू पुट कर दे, क्या? E of R एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी। ये E है। उसके बाद क्या करें? अब देखिए तीनों टर्म में एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है, उसको ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लें। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा टी इनटू डेल स्क्वायर ई माइनस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर
इंटू ई, ये बच गया, प्लस आयोटा ओमेगा जी म्यू ई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आ गया। क्यों? अगर आप देखें यहां पे डबल डेरिवेटिव है इसका एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी का। पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, पहले डेरिवेटिव में क्या होगा, माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आएगा, माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आएगा, और एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, सेम टर्म आएगी फिर 1 हो जाएगा, उसके बाद उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आयोटा, फिर दूसरी दफा डेरिवेटिव लेंगे फिर माइनस आयोटा आएगा और ओमेगा बाहर आएगा, आयोटा के साथ आयोटा का ज़रब देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, वही आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, तो माइनस 1 आ जाएगा और उसका स्क्वायर लेंगे वो प्लस हो जाएगा, तो क्या ये माइनस उस तरह मेंटेन रहेगा। ओमेगा 2 दफा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 दफा बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, ओमेगा क्या है इसमें, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो सेम बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, पहले डेरिवेटिव में भी ओमेगा आएगा, दूसरे में भी ओमेगा आएगा, ओमेगा फिर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर आया। पॉइंट समझ में आया, ये ओमेगा स्क्वायर क्यों आया है। उसके बाद आगे आ जाए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, माइनस आयोटा फिर बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव, एक माइनस पहले मौजूद है, एक माइनस ये आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा ओमेगा बाहर आ गया, जी म्यू आ गया, और इसका डेरिवेटिव बाकी का लेंगे एक्सपोनेंशियल का, वो तो वैसे ही 1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। First, suppose that medium is empty space so that g is equal to 0, epsilon is equal to epsilon naught, and mu is equal to mu naught. And then further, you can suppose that E of r varies only in one dimension, means z direction. कि empty space है, उसके अंदर g 0 है, epsilon naught के बराबर है, mu naught के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी हो रहा है, प्रोपेगेशन तो है ना, और किस डायरेक्शन में है प्रोपेगेशन, अलोंग z एक्सिस है। ये E of r जो है ना, r जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है, इसके अंदर x भी है, y भी है, z भी है इन जनरल, लेकिन जब आप स्पेसिफाई करते हैं अलोंग z मूव करता है तो x और y के अंदर मूव नहीं कर रहा, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, यानी E की जो मूवमेंट है, जो प्रोपेगेशन है, वो अलोंग z डायरेक्शन है, इट इज नॉट अलोंग द x एंड y, इसलिए आप r की जगह z लिख रहे हैं। Therefore, this equation number 3 जो भी हमने ट्राई की will becomes d square e over dc square, देखिए इक्वल टू 0 था तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, उधर जाकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये तो खत्म हो गया, जिसको 0 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा d del square e minus epsilon mu omega square e plus iota omega g mu e is equal to 0। तो इसमें भी कुछ चीजें कॉमन आ गई, और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये बन जाएगी हमारे पास d square e over dz square plus omega by c square e is equal to 0। तो इसमें हमने ये क्या किया कि ओमेगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को 1 over c स्क्वायर सपोज कर लिया, तो यहां पे एप्सिलॉन और म्यू था उसको हमने क्या लिखा, 1 over c स्क्वायर लिखा, तो ये एप्सिलॉन और म्यू दोनों इसमें भी खत्म हो गए, इसमें भी खत्म हो गए, इसलिए ये एक ओमेगा बचा और c बच गया, तो इस तरह ये टर्म जो है शॉर्ट हो गई। So this equation number 4 is also called the Helmholtz equation। ये जो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आई है ना, इसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहा जाता है। इज मैथमेटिकली द सेम एज हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन एंड हैज अ सॉल्यूशन। तो इसका आप सॉल्यूशन उसी तरह निकालेंगे जैसा हार्मोनिक ऑसिलेटर में वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल हैव द सॉल्यूशन E of z is equal to E naught एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा kz। ये इस वेव का इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E of z is equal to E naught एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा kz।
ई नॉट इसमें क्या है, इज द कांस्टेंट वेक्टर और एंड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और ये ई नॉट की वैल्यू वो है जब वेव जनरेट हुई थी उस वक्त उसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है। एंड के जो है ये हमारे पास पहली दफा है, ये वेव वेक्टर कहलाता है और ओमेगा बाई सी के बराबर होता है। के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी और ये क्या कहलाता है, वेव वेक्टर कहलाता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ये ई ऑफ आर या ई ऑफ जी, ई ऑफ आर जनरल है, ई ऑफ जी स्पेसिफिक डायरेक्शन के बाद है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दे। यहां ये ई ऑफ आर इसकी जगह पुट करें तो ई ऑफ आर का टी विल बी इक्वल टू ई ऑफ आर की जगह मैं पुट करूं ई नॉट एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस ओमेगा के जी और एक एक्सपोनेंशियल पहले मौजूद है माइनस ओमेगा ओमेगा टी, तो दोनों एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई जब होंगे तो उनकी पावर्स ऐड करेंगे, ऐसी है ना। एक एक्सपोनेंशियल ये पहले मौजूद है माइनस ओमेगा ओमेगा टी, एक एक्सपोनेंशियल साथ ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस माइनस ओमेगा ओमेगा टी, तो इनकी जो पावर है एक्सपोनेंशियल की वो आपस में प्लस माइनस हो जाएगी और ओमेगा दोनों में है माइनस ओमेगा वो कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा ओमेगा टी प्लस माइनस के ऑफ सी, ये पावर आ जाएगी इसकी। इस पॉइंट में समझ आई आपको? अब आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 5 का रियल पार्ट लेते हैं। और रियल पार्ट किसके बराबर है, ई ऑफ आर टी इज इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लेक्स नंबर है ना, तो कंप्लेक्स फंक्शन है, इसका दो पार्ट होंगे cos ऑफ ओमेगा टी प्लस के ऑफ सी प्लस माइनस आयोटा sin ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के ऑफ सी। हम सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं, शुरू में हमने यही पढ़ा था, हमने रियल पार्ट को कंसीडर करना है टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ आर टी इज इक्वल टू ई नॉट cos ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के जी, ये हमारे पास आ गया वेव फंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यूजिंग के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी। इस यहां पर के की जगह आप क्या पुट कर दें, ओमेगा बाई सी पुट कर दें, तो इधर भी ओमेगा है इधर ओमेगा बाई सी, तो ओमेगा कॉमन निकल सकता है इसमें, जो ई ऑफ आर टी विल बी इक्वल टू ई नॉट cos ऑफ ओमेगा कॉमन निकाल लें, तो ये टी बच गया, इसमें क्या ओमेगा बाई सी था, ओमेगा बाहर आ गया, सी बाई सी बच गया। So this equation number 7 represents a sinusoidal wave traveling to the right or left in the z direction. ये राइट और लेफ्ट कहां से पता चलेगा, प्लस माइनस से पता चलेगा। प्लस होगा तो प्लस जी की डायरेक्शन में जाएगा, अगर आप ये माइनस जी बाई सी होगा तो नेगेटिव जी डायरेक्शन की तरफ जाएगा, z एक्सिस के z एक्सिस के ऑपोजिट जाएगा। So this is basically a monochromatic wave equation. अच्छा, आपको पता कैसे चलता है ये मोनोक्रोमेटिक है, ओमेगा बराबर। मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता हूं कि हम कैसे पता चलेगा, या मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं कि ये इक्वेशन गिवन है, आप बताइए कैसे पता चल रहा है कि ये मोनोक्रोमेटिक वेव है। ये ओमेगा बताती है क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी, दूसरी इसकी रिप्रेजेंटेशन, दूसरी निशानी, दूसरी फाइंडिंग, कैसे पता चलता है कि ये मोनोक्रोमेटिक वेव है। ये सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट एक ही वेलोसिटी होती है, जो नॉन क्रोमेटिक है वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकता है, लेकिन असल पॉइंट इसमें ओमेगा है। सी किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ओमेगा किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली होगी, मोनोक्रोमेटिक। तो बेटे इसका यहां तक है, आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बाद में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच।